मुझे लगता है ये सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि जो टारगेट तय किया था वो अचीव हो रहा है। निश्चित ही ये बहुत बड़ा कमिटमेंट था, मतलब ये केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी, इस विल पावर के पीछे जो कमिटमेंट था उसके लिए जो रिसोर्सेज मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो चाहिए थे, जो स्ट्रेटजी बनाई उस समय, मुझे लगता है उसका ये सुखद परिणाम है कि किस प्रकार से आगे बढ़कर जो इलाके जिनको हम सिक्योरिटी वैक्यूम कहते हैं, जहां पर उपस्थिति नहीं थी हमारी, मतलब उन इलाकों में कई इलाके ऐसे थे इतने शांति पूर्ण के इलाके थे एक समय में, कभी पुलिसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आप बबूज मार जानते जिसका सर्वे नहीं हो पाया था कभी, तो अंदर कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। बड़ी स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, 2-2-3 करके। तो वहां पर कैंप्स लगाए क्योंकि वहां माओवादी के सशस्त्र जो दल थे वो घूमते थे वहां पर। साउथ वेस्ट बस्तर, साउथ बस्तर पूरा का पूरा, जिसमें तीनों जिले अफेक्ट थे नीचे के, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, उन इलाकों में एक हद तक तो फोर्स पहले भी बढ़ चुकी थी, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए, क्योंकि मुझे लगता है फोकस जब से ये घोषणा की है तब से लोग फोकस ज्यादा है इस ओर। हालांकि जर्नी मैं मानता हूं 2005-6 से तब से चली आ रही, जब से सिक्योरिटी बलों का जो स्ट्रेंथनिंग है, जो अधोसंरचना मजबूत हुई है, फोर्सेस का आना, लगातार आगे बढ़ना, ये सारी अचीवमेंट केवल 2 साल की नहीं है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि लंबे टाइम से मुझे लगता है यहाँ सीआरपीएफ पहली बार शायद 2003 में इलेक्शन में आई थी, उसके बाद वापस नहीं गई। 2000 में राज्य बना था, बल बहुत कम था, समय के साथ कितना बल बढ़ा, कितनी स्कीम्स आई, केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिली, उनके बल मिले हमको। पहले इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं हो पाता था, हेलीकॉप्टर्स आए, प्रशिक्षण में बदलाव हुआ, कम्युनिकेशन के साधनों में बदलाव हुआ, अप्रोच रूट्स है, मोबाइल टावर्स हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स की ब्रांचेस हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो लगातार जो काम कर रहे थे। लेकिन जो लास्ट मोमेंट था, जो 2 साल आप जिसको आप लास्ट बोलेंगे, मुझे लगता है एक सबसे ऊपर मैं पॉलिटिकल विल पावर को मानता हूं। उसके साथ जो सप्लीमेंट हुआ वो है कि अग्रणी इलाकों में जो कैंप्स लगे, जो माओवादियों के घूमने के या छिपने के इलाके थे, जब वहां बैठने लगे तो वहां बहुत ही फियर्स जो गन फायर हुए, आपस में मुठभेड़ें हुई, उससे माओवादियों को बहुत नुकसान हुआ, उनके लिए कोई इलाका बचा नहीं घूमने के लिए। तो अल्टीमेटली दे वर फोर्स टू सरेंडर, तो ये वो भी मानते हैं, क्योंकि कई लोग अभी मानते हैं हमने सरेंडर नहीं किया, हमारा संघर्ष जारी है, अलग अलग भाषा में बात करते हैं। तो वो अल्टीमेटली उनको ये आभास हो गया कि वो लड़ने की क्षमता उनकी कम हो गई है, स्टेट हावी पड़ रहा है, वो संघर्ष जारी नहीं कर सकते हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जो लास्ट में चले, और ये सुखद परिणाम हुआ है कि जो टारगेट तय किया गया था, जो एक समय में कभी पॉलिटिकल भी लगने लगता था, लेकिन उसके साथ जो केंद्रीय बल और राज्य बलों ने मिलकर जो काम किया है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने, सीएपीएफ के ऑफिसर्स ने, सबने मिलकर जो ये जॉइंट एफर्ट हुआ है, ये उसका परिणाम है। सर, लगभग 4 दशक तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में रहा, उस दौरान आप स्पेशल डीजी भी रहे जब नक्सल था, अभी भी है। इतना लंबे समय तक सर आखिर नक्सल किस तरह छत्तीसगढ़ में पनप पाया, उसकी वजह क्या देखते हैं सर? देखिए, ये 45 साल हो गए, 80 में ही आए थे। 80 में जब आए थे, एक्चुअली उस समय ये दंड कारण्य को एक रियर सेक्टर के रूप में यूज करना चाहते थे। रियर सेक्टर का मतलब तेलंगाना को गोरिल्ला जोन बनाना है, और जब वहां प्रेशर पड़ेगा फोर्सेस का, तो छिपने के लिए या अल्टरनेट के लिए एक दूसरा ग्राउंड तैयार करना एज ए रियर सेक्टर। तो वो दंड कारण्य की शुरुआत हुई थी ऐसे कि गोदावरी नदी के अक्रॉस जो है, इधर कुछ दल भेजे जाएंगे और वहां अपना ग्राउंड तैयार करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली ये खुद एक गोरिल्ला जोन बना, इसको ये लिबरेटेड जोन बनाने की और अग्रसर होने का इन्होंने टारगेट भी रखा अपनी कांग्रेस में। देखिए, जो इलाका इन्होंने सेलेक्ट किया था वो बड़ा स्पष्ट है कि पिछड़ा हुआ इलाका, ये पहला इनका एक कारण था कि पिछड़ा इलाका करिए जहां ये वर्ग संघर्ष को जारी कर सके, वर्गों में अंतर जिसमें बड़ा स्पष्ट नजर आता हो, क्योंकि आदिवासियों के वहां जो सिंपल लाइफ है, या अगर किसी कोई एक्सप्लोटेशन, जैसे उनको लगा कि
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहां पर एक्सप्लोटेशन था, आदिवासी कुछ खेतीबाड़ी करना चाहते थे, लकड़ी तोड़ते थे तो मना किया जाता था, कोई केस बन जाता था। तेंदुपत्ता का था तो रेट नहीं मिलते थे उनको, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पिछड़ा इलाका था, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स वहां के कमजोर थे, ये उनको मालूम था। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि वो जो इलाका है वो गुरिल्ला लड़ाई के लिए बहुत अनुकूल है। अगर फॉरेस्ट है, पहाड़ी है, तो छिपने के लिए कम अगर नक्सली होंगे, सशस्त्र होंगे, तो ज्यादा बलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो वहीं के रहने वाले होंगे, क्योंकि फोर्सेस कई बार दूसरे इलाकों से, प्लेन इलाकों से ज्यादा होते हैं, केंद्रीय बल भी बाहर के इलाकों के होते हैं, जो उस इलाके से, वहां की लैंग्वेज से, वहां के कल्चर से वाकिफ नहीं होते। तो ये एडवांटेज जो गुरिल्ला लड़ाई के लिए थी, चाहे वो टेरेन की थी, वहां पर किस प्रकार का ग्राउंड अवेलेबल था, जो इलाके का पछड़ापन था, तो उनको ये लगा कि वहां पर ये लोगों को गोलबंद करके, लोगों को ऑर्गेनाइज करके वहां पर ये लड़ाई स्टेट के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इन्होंने कुछ कुछ कारण शुरू में लिए, चाहे तालाब बनाए, तेंदुपत्ता के रेट बढ़ाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहां से भगाने की कोशिश की, भगाया कुछ जगह था, कुछ मार पिटाई की, ऐसा करके गांव वालों का विश्वास जीतने का उन्होंने प्रयास किया, विश्वास जीता उन्होंने उनका। और धीरे धीरे कुछ पहले कुछ लोकल मेड हथियार थे उनके पास, खुद बनाए, ग्रेनेड उन्होंने शुरू में खुद बनाए, 12 बोर की बंदूकें भी उन्होंने बनाई। कुछ फिर हथियार जब मुठभेड़ें होने लगी 90s में, जब शुरू होने लगा, तो कोई हथियार उनके पास जैसे आने लगे, तो धीरे धीरे, क्योंकि वहां पुलिसिंग की प्रेजेंस बहुत कम थी, जैसे मैंने पहले बताया, पुलिस धीरे धीरे बढ़ी आगी, तो उसका उन्होंने पुलिस बल की जो स्टेट की प्रेजेंस थी, ये तीसरा फैक्टर था। टेरेन मैंने बताया, दूसरा मैंने बताया पिछड़ापन, और तीसरा यह था कि स्टेट की जो प्रेजेंस है, उनको पता था कि यहाँ पर कम है, यहाँ पे स्टेट फोर्सेस यहाँ पर नहीं है। तो ये कारणों के कारण ये यहाँ पर काफी टाइम तक चल पड़ा। सर, नक्सलवाद की वजह से फोर्स को भी काफी नुकसान हुआ है, क्या इसकी भरपाई कभी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। भरपाई का एक ही चीज है सिर्फ कि देखिए, जो शहादत है वो तो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, और इस सब सेक्रीफाइस के पीछे जो उद्देश्य था कि शांति बहाल हो, तो वो जो मकसद था शांति बहाल, खून बहा के शांति बहाल करने का, मुझे लगता है वो पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा को शांति मिलेगी। शहादतों का जो ये परिणाम हम जो सोच रहे थे कि ये संघर्ष जो है, ये पुलिस का बलिदान जो है, ये वेस्ट नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है उसका जो परिणाम आज आ रहा है सबके सामने है कि इलाका जो है उनसे मुक्त हो रहा है सशस्त्र संघर्ष से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका। सर, 4 दशक में नक्सलवाद को आप किस तरह देखते हैं सर? क्या इससे बस्तर को कितना खासकर नुकसान सहना पड़ा है? नहीं, देखिए, बस्तर को हर तरफ का नुकसान झेलना पड़ा है। आप शुरू करेंगे तो पहला तो है कि जो कई इनोसेंट है, जो बड़े इनोसेंट माइंड्स थे, उनको एल्योर किया उन्होंने। पहले तो कम पढ़े लिखे थे, है ना, वहां पर एक आश्रम सिस्टम है, स्कूल्स क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और दूर दूर बसते हैं, तो स्कूल हर जगह जो नियम है शासन के, उसके अकॉर्डिंगली वो स्कूल नहीं बन सकते, तो आश्रम में लोग रहते थे। फिर भी कुछ लोगों को, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे, वहां पर वनोपज पे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी ज्यादातर आधारित थे उनके ऊपर, तो उनको अल्योर करना आसान हो गया। राइट। तो क्या प्रश्न था आपका सर कि बस्तर को क्या सहना? यस। तो वो जो पहले तो जो आदि सिंपल थे, उनको हथियार पकड़ा दिए गए। ये कितना बड़ा नुकसान है। एक सिंपल लिविंग पर्सन, पीसफुल जीवन जीने वाला आदिवासी, उसको हथियार पकड़ा दिए गए। दूसरा यह है कि देखिए, जो माओवादियों को मकसद था, हमारे कई ग्रामीण ऐसे व्यक्ति हैं, अधिकांश उनमें से, उनको लगा कि ये उनका भला करेंगे, और वो जो उन्होंने तालाब खोदे या कुछ बागीचे लगाए या तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा, कुल मिलाकर ऐसे ही काम थे जो ये काम किए, उनका मकसद लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करना नहीं था। राइट। लेकिन अगर ये इतना काम नहीं करते तो लोग प्रभावित नहीं होते। तो ये उनकी मास ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनकी क्रांतिकारी महिला संघ हो, चाहे वो मजदूर संघ हो, चाहे वो चेतना नाट्य मंच हो, ये 3 उनके मास ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मकसद वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि टू प्रिपेयर पीपल फॉर द वॉर, मतलब ये अल्टीमेटली युद्ध की तैयारी के लिए ये काम करने हैं। मकसद से नहीं हटना। मकसद क्या है? सशस्त्र संघर्ष से राजनीतिक सत्ता को हासिल करना। मकसद विकास करना नहीं था, इसीलिए विकास बहुत इसमें प्रभावित हुआ है। जो छोटी छोटी चीजें ग्रामीणों को मिलनी चाहिए थी, जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी,
वो नहीं मिल पाई। हालांकि माओवादी ये कहते रहे हैं कि वो अस्पताल को, शिक्षा को, इन चीजों को कभी भी प्रभावित नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन अगर इतना भय है, मान लीजिए सड़क है, सड़क नहीं बनने दे रहे आप, कई जगह पैसा लेके इन्होंने बनने भी दी, एक्सटॉर्शन हुआ, पैसा लिया, बनने दी। लेकिन अगर नहीं बनने दी तो वहां आईडी लगेगा, तो कौन टीचर जाएगा, कौन अस्पताल वहां जाएगा। तो कोई आप चाहे कहते रहिए उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो आपने जाने के माध्यम, उनके जाने के माध्यम थे, जो माहौल था, आदमी एक सुरक्षित माहौल चाहता है, व्यक्ति, केवल उसको गोली नहीं लगनी ये पर्याप्त नहीं है। तो ये शिक्षा अफेक्ट हुई, वहां हेल्थ अफेक्ट हुई वहां पर। तो जो बेसिक अमेनिटीज वहां मिलनी थी वो लोगों को नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सुधारना उनका मकसद नहीं था। उतना मुंह में दाना जरूर डालने का जरूरत उनको पड़ी थी, क्योंकि अदरवाइज ये बिना किए हुए लोग उनसे जुड़ते नहीं। ये उनके पर्पस भी हैं और इसको वो मानते भी हैं। तो वहां पर विकास प्रभावित हुआ है। सिंपल माइंड्स जो थे उनको वायलेंट बना, उनको हथियार पकड़ा दिए गए। कई इन्फॉर्मर्स के नाम पे एलिगेशन, जब आप जन अदालत की बात करते हैं, आप ही जांच करने वाले हैं, आप ही प्रोसिक्यूटर है, आप ही जज है, बिना जांच दिए ये सूचना देता है, उसको मार दिया। कई बार पाया गया अधिकांश बार कि उसका कोई कसूर ही नहीं था, उसको गलत एलिगेशन थे। तो कितने इनोसेंट मारे गए। तो इनोसेंट लोगों को मारा जाना, इनोसेंट लोगों के माइंड्स को वायलेंट बना देना, हथियार पकड़ा देना, विकास सालों से बाधित कर देना, ये कितना बड़ा नुकसान। सर, सन 2000 के आसपास, 2005 के आसपास सलवा चुरुम भी हुआ। कई सवाल भी इस पे खड़े हुए। इस पे क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं सर बस्तर पे? देखिए, उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, उससे जो लाभ हुआ वो मुझे लगता है माओवादियों को ज्यादा हुआ। जो देखिए, जब शुरू हुआ था ये मई जून 2005 में, तो ये इनिशियली ये स्पॉन्टेनियस था। अपराइज जो राइजिंग थी ये स्पॉन्टेनियस थी। इसको ब्रांड कर दिया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। देखिए, जो इनिशियल जो इवेंट्स ट्रिगर किए थे वो मैं जानता हूं, वो अपने आप वहां हुए। उसके पीछे कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग रीजंस थे, ऐसा लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं वो थे, कुछ शॉर्ट टर्म। लेकिन जो ट्रिगरिंग इवेंट्स थे वो इमीडिएट कुछ लोकल कारण थे उस समय जब हुए थे। और गांव वाले अल्टीमेटली परेशान होकर उनका था कि माओवादियों से मुक्ति चाहिए। तो वहां दो गुट बन गए। कुछ थे जो ऑलरेडी उनकी फेवर में थे, कई संगठनों में सम्मिलित थे। तो माओवादियों को निश्चित ये गवारा नहीं गुजरा कि उनके खिलाफत लोग खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने तत्काल ये निर्णय लिया, उनकी कांग्रेस में भी निर्णय हुआ, उससे पहले भी निर्णय हुआ कि इसको खत्म करना है, इसको क्रश करना है। मिलिटराइजेशन अगर बढ़ा है, 2004 में उनकी पहली मिलिट्री कंपनी बनी, तो 5, 6, 7, 8 में लगातार कंपनियां बनी क्रश करने के लिए। तो उनका मिलिटराइजेशन थोड़ा जल्दी बढ़ा। दूसरा, उसके बाद जो वहां पर गांव में जो थोड़ा स्प्लिट हो गया कि आप अगर शासन के अगर इधर नहीं आए तो आप उधर हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसान हुआ मुझे लगता है। उससे उनकी जो भर्ती, जो रिक्रूटमेंट बढ़ा, उसका माओवादियों को फायदा हो गया। तो वहां कुछ गलतियां भी एसपीओ से, कुछ लोगों से हुई जो रिहेबिलिटेशन कैंप में थे, या कुछ ऐसा कई जगह जलाने के कुछ एलिगेशन लगे, उनमें कुछ सच्चाई भी थी, जांच भी हुई उसके अंदर, तो कुछ ऐसी गलतियां हो गई। तो उनको माहौल जो है ऐसा बन गया कि ये एंटी है। तो वो उनकी भर्ती थोड़ी सी माओवादियों की उस समय बढ़ी, उनका मिलिट्राइजेशन बढ़ा। तो उसका, हालांकि सरकार ने जो कैंप्स लगाए वो रिहेबिलिटेट करने के लिए, अगर आप मारने लगे हैं, वो गौरव गांव को छोड़कर आए हैं, तो सरकार को सुरक्षा देना लाजमी था। तो सरकार की इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन माओवादी ने उसका फायदा